तो किस वजह से बना है जरा सोचो, इंड्यूस करंट क्यों आया, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों आई, मैग्नेटिक फील्ड के या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से। किसके साथ चेंज, टाइम के साथ चेंज। तो जो चेंज हो रहा है उसी को अपोज करेगा। यानी कि क्या बोलना चाहे इसने, जरा ध्यान से देखना, मजे आ जाएंगे, शांति से सुनते रहना भैया। कि जब ये अंदर आएगा तो जरा मुझे बताओ फ्लक्स बढ़ेगा या कम होगा, फ्लक्स बढ़ेगा। जितने टाइम ये अंदर आएगा उतने टाइम फ्लक्स बढ़ेगा। और अगर फ्लक्स बढ़ेगा किधर, अंदर की तरफ बढ़ेगा। अगर फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ेगा तो करंट ऐसा है जो कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लेकर आए, जिससे कि अपोज करे। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग जेई सेंचुरी के इस वीडियो में ईएमआई के फैराडेस लॉ को समझेंगे। यानी कि आज हम लोग समझेंगे कि आखिर ये फैराडे एंगल का लॉ क्या था और ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिससे ईएमआई गवर्न होता है, या फिर जिससे हम लोग ये जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी है इसे पा रहे हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि भैया फैराडे लॉ की अगर बात की जाए तो हम दो ही एजेंडास की बात करेंगे इस वीडियो में। बहुत शॉर्ट सा, बहुत स्वीट सा वीडियो है और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आपको सिखाकर जाएगा। पहले हम लोग बात करेंगे कि फैराडे लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, यानी कि वो फिजिकली किस तरह से इंपैक्ट देता है और मैथमेटिकली उसे किस तरह से डिराइव कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हम लोग उस लॉ के बाद में उसका डायरेक्शन ऑफ इंपैक्ट क्या होगा, यानी कि लेंस लॉ की बात करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग एक मॉडिफाइड फैराडे लॉ लिखेंगे जिसकी बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो भैया सबसे पहली चीज कि अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज फैराडे लॉ, तो मुझे ये मालूम पड़ा कि देखो भैया होता क्या है कि जब मान लिया हमने एक कंडक्टर रखा है ना, ये कंडक्टर है कि वायर है और ये एक सर्कुलर लूप सा है। मान लिया यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड थी कुछ बी, ठीक है भैया। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड फंक्शन ऑफ टाइम है तो हमें यह मालूम पड़ा कि जैसे जैसे इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, देखो क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, तो इसमें अगर हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ है तो क्या होगा जरा सोचो। अगर हमने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, नथिंग इज चेंजिंग, अगर कुछ चेंज नहीं हो रहा है तब तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर टाइम के साथ में मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है तो ये देखा गया कि इस लूप में कुछ करंट आया। सर यहां पर कहीं और भी ऐसी चीज होती है क्या? यस, ऐसा देखा गया कि जो लूप होते हैं ना ऐसे वाले, मान लिया सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड में हमने कहीं से एक मैग्नेट को लेकर आए और ऐसे पास लाते गए। जैसे जैसे उस मैग्नेट को पास लाते गए वैसे वैसे सोलेनॉइड में हमें एक डिफ्लेक्शन ऑफ करंट दिखा। यहां पर जो गैल्वेनोमीटर था उसने कुछ डिफ्लेक्शन दिखाया। अब बात ये आती है कि भैया कोई एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट नहीं किया हमने, कोई एनर्जी प्रोड्यूस करने की चीज देखी नहीं हमने, तो फिर ये यहां पर डिफ्लेक्शन आया कहां से? ये जो करंट आया, ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव किए, इनको एनर्जी कहां से मिली? और ये जो चीज थी इसे बताया गया फैराडे अंकल ने। कैसे बोला भैया? फैराडे अंकल ने बोला कि जो ईएमएफ होती है, दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप और इन द सर्किट और इन द कंडक्टर, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर जो होता है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू डी फाई बी बाई डी टी। सर ये डी फाई बी क्या है? पहली बात तो फाई बी क्या है? यहां पर फाई बी है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। सर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मुझे पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड डॉट ए, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं हम लोग इसे, बी डॉट ए। तो सर इसका मतलब फाई बी यानी कि बी डॉट ए। बी डॉट ए मतलब यहां पे अगर मैं कांस्टेंट वैल्यू मान के चलूं तो ये आ जाएगा मेरे पास बी ए कॉस थीटा, है ना। और अगर कांस्टेंट नहीं हो, कुछ भी वेरिएबल हो तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे। इसका मतलब ये बी ए कॉस थीटा क्या बोल रहा है? ये मुझे बोल रहा है कि बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ए एरिया और थीटा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, इन तीनों में से अगर कोई भी चीज चेंज किया तो क्या फाई भी चेंज होगा? यस। और अगर फाई भी चेंज हुआ तो क्या डी फाई बी बाई डी टी की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी क्या? हाँ। तो मैंने बोला कि भैया बी ए और थीटा में से अगर कुछ भी चीज चेंज की जाएगी तो मेरे पास ईएमएफ डेवलप होगा। और इसीलिए यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी टाइम के साथ तो ईएमएफ डेवलप हो रहा था। और वहीं पर मैंने देखा कि जब मैग्नेट पास आ रही थी तो क्या हो रहा था? मैग्नेट पास आने की वजह से जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, ऐसे पास आने पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा आएंगी लूप के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी और इस वजह से मुझे यहां पर भी कुछ ना कुछ करंट का डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ये था फैराडे अंकल का ऑब्जर्वेशन और इस बेसिस पर हमें इस लॉ की प्राप्ति हुई। फिर भैया प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट। और देखा गया कि जब वो कांस्टेंट आया तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि उसकी वैल्यू 1 ही आ गई। यानी कि हमने बोला कि भैया ईएमएफ की वैल्यू आती है डी फाई बी बाई डी टी। लेकिन ध्यान देना, वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। हम लोग यहां पर किस डायरेक्शन में करंट आएगा उसकी बात अभी नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ? हमें तो डायरेक्शन चाहिए ना, हमें तो पता होना चाहिए ना कि यहां पर करंट क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा। कहां आएगा भाई?
तो इस बात की पुष्टि के लिए, इस बात को देखने के लिए हमें लेंज अंकल का सहारा मिला। और लेंज अंकल ने एक बहुत प्यारी सी बात बोली। क्या बात बोली भाई? लेंज अंकल ने बोला कि भैया ये जो इंड्यूस्ड करंट आता है ना, इंड्यूस करंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इंड्यूस हुआ है, आया है, प्रकट हुआ है। तो ये जो इंड्यूस करंट प्रकट होता है ना भाई साहब, ये इंड्यूस करंट इतना बुरा इंसान है कि जिसने इसे पैदा किया उसी का ये अपोज करता है। यानी कि लेंज अंकल का कहना था कि इंड्यूस करंट विल बी सच दैट इंड्यूस करंट अपोजेस इट्स पेरेंट कॉज। यानी कि जिस वजह से ये बना है उसी को अपोज करता हुआ दिखेगा। तो किस वजह से बना है जरा सोचो। इंड्यूस करंट क्यों आया? इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों आई? मैग्नेटिक फील्ड के या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से। किसके साथ चेंज? टाइम के साथ चेंज। तो जो चेंज हो रहा है उसी को अपोज करेगा। यानी कि क्या बोलना चाहे इसने? जरा ध्यान से देखना, मजे आ जाएंगे, शांति से सुनते रहना भैया। उन्होंने बोला कि अगर ये वही पुराना वाला केस, अगर इस केस में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो भाया जरा सोचो, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो किस डायरेक्शन में बढ़ रही है? अंदर की तरफ बढ़ रही है। अगर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है यानी कि करंट को प्रोड्यूस करने का कॉज कौन है? अंदर बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट ऐसे आएगा जो अंदर बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करे। और जरा बताओ, अंदर बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड का अपोज कैसे होगा? मैग्नेटिक फील्ड को बाहर प्रोड्यूस करके। यानी कि करंट ऐसा है जो मैग्नेटिक फील्ड को बाहर बनाए। तो करंट तो ऐसा आए तभी मैग्नेटिक फील्ड बाहर बनेगी ना। यानी कि करंट कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये हुआ बेसिक लॉ ऑफ लेंज। यानी कि लेंज अंकल ने ये चीज बताई थी मुझे। जरा सोचो, अगर मेरे पास कोई कॉइल हुई ऐसी, ये ऐसे आगे की तरफ और पीछे की तरफ ऐसे डॉट डॉट बना देता हूं मैं, है ना। फिर मान लिया ये मेरे पास है नॉर्थ और ये मेरे पास है साउथ, और मैं इसे पास लेके आ रहा हूं। जरा बताओ कि इस कॉइल में किस तरह से मुझे करंट की डायरेक्शन मिलेगी? मैं यहां से देख रहा हूं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आप इस तरफ से देखोगे, है ना। दिस इज ऑब्जर्वर। तो जरा सोचो, पास आएगा, जब पास आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा या कम होगा? भैया बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं, थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा बनाते हैं, ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं, ये मुझे ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस लूप से पास होती हुई दिखेगी, या फिर मैं बोल सकता हूं कि पास आने पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना। अगर पास आने पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ज्यादा हो जाएंगी, इसका मतलब कॉज तो है बढ़ता हुआ, तो करंट ऐसा है जो कि इसे अपोज करे। जरा मुझे जल्दी से बताओ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है किस डायरेक्शन में बढ़ती हुई दिख रही है? अंदर की तरफ। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा अंदर की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है तो करंट ऐसा है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की तरफ लेकर आए। इंड्यूस करंट की वजह से जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ आए, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर चाहिए, इसका मतलब करंट ऐसा आएगा, ऐसा। इसका मतलब यहां पर इंड्यूस करंट आएगा कुछ ऐसा। दिस इज इंड्यूस करंट, और ये मुझे लेंज लॉ से सीखने को मिला। तो मुझे मालूम पड़ा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज था उसके अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होता है। यानी कि क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो ईएमएफ की वैल्यू आएगी वो d∅b/dt के बराबर तो आएगी, लेकिन अगर φb पॉजिटिव हुआ, बढ़ता हुआ, तो ईएमएफ नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट सेंस में आएगा। यानी कि यहां पर एक माइनस साइन की जरूरत पड़ी। क्या मैं इस मॉडिफाइड फैराडे लॉ को सोच पा रहा हूं क्या? लेंज अंकल ने मुझे ये तो बताया ही कि वो जो फैराडे अंकल का लॉ था वो सही था, वैल्यू वहीं से आ रही है, लेकिन उसके डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए मुझे एक माइनस साइन लगाने की जरूरत पड़ेगी, और ये मेरे पास लेंज लॉ से मालूम पड़ा। क्या दो चीजें मुझे समझ में आ रही है? फैराडे लॉ, d∅b/dt, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, इंड्यूस करंट आता है। और लेंज अंकल ने क्या कहा? लेंज अंकल ने कहा भाई साहब जो डायरेक्शन आएगी वो जस्ट अपोजिट आएगी। आओ जरा देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके। तो हमने बोला कि देख भाई, ये एक जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, और वैसे तो लगभग सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली ही होते हैं इस कॉन्सेप्ट पर, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था इसलिए मैंने लिया इसमें। मुझे दिया गया कि एक रेक्टेंगुलर लूप है, साइड से 12 और 5, और उसकी साइड से ऐसे एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, 12 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और उसको मूव कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर पर सेकंड एक्स डायरेक्शन में। फिर क्या हुआ? फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है, और मुझे पता है कि इट इज जो ग्रेडियंट है वो है 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर अलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं पहली चीज क्या, कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, यानी कि जो dB/dx की वैल्यू मैं लिख सकता हूं दैट इज 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर विद अ नेगेटिव साइन, है ना। ये मुझे इसके इन्फ्रेंस मिला। फिर इट इज डिक्रीजिंग विद टाइम एट रेट ऑफ 10⁻³। एक तो ग्रेडियंट दिया हुआ है विद डिस्टेंस, और एक टाइम के साथ भी रेट दिया हुआ है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो dB/dt की वैल्यू दी हुई है मुझे क्वेश्चन में, वो भी कितनी दी हुई है? 10⁻³ टेस्ला पर सेकंड, और विद अ नेगेटिव साइन। ये भी क्यों? क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। अब जरा सोचो,
यहां पर दो चीजें हो रही हैं, एक तो ये भी चेंज हो रहा है और एक तो ये भी चेंज हो रहा है। तो मुझे बोला गया कि भाया इस केस में इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज दिस 6 ओम अगर रेजिस्टेंस लूप का है तो पावर डिसिपेटेड कितना होगा। देखो यहां पर मुझे दो कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा, एक तो मेरा जो बेसिक लेंज लॉ है और जो बेसिक मेरा फेराडे लॉ है मॉडिफाइड लॉ, और दूसरा जो मैं यूज करूंगा वो करूंगा थोड़ा सा मोशनल ईएमएफ का। मुझे बस इतना सा यूज करना है कि मोशनल ईएमएफ की वैल्यू होती है B इंटू V इंटू L। ठीक है क्या? तो क्या किया जाए भैया, ये देखा जाए कि हमारे पास लूप जो है वो है कुछ ऐसा, इस तरह का लूप है ना। इस लूप में ये साइड 12 सेंटीमीटर की, ये साइड 5 सेंटीमीटर की, इधर वाली साइड भी 5 सेंटीमीटर की, और नीचे वाली साइड कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। फिर ये लूप को हम लोग इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, कितनी स्पीड से इधर लेके जा रहे हैं हम लोग, कहां है स्पीड, कहां स्पीड, कहां है, ये रही 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से लेकर जा रहे हैं। तो मान लिया किसी समय पर, क्योंकि ये इधर एक्स एक्सिस है इधर वाई एक्सिस है, तो किसी समय पर इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये मैं एक्सिस बना देता हूं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, जा रहे हैं। तो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट हो गया कुछ एक्स, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास x प्लस 12। यानी कि यहां पर ईएमएफ इंड्यूस होने के दो कारण, कौन कौन से दो कारण, एक तो मोशनल ईएमएफ BVL जो आएगा, और दूसरा कारण है ये dB बाई dt। एक तो है dB बाई dx और एक है dB बाई dt, है ना। मैंने बोला कि देख भाई, आगे जाने में मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना या कम होना एक तो होगा ग्रेडियंट की वजह से और एक होगा रेट की वजह से, तो मैं दोनों का अलग अलग निकालूंगा और फिर रिजल्टेंट निकाल के नेट ईएमएफ निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है भैया, आओ जरा देखें कैसे। तो हमने बोला कि देख भैया, अगर मैं इसमें नाम दे दूं साइड्स का, ये A दे दिया, ये B दे दिया, ये मैंने C दिया और ये मैंने दे दिया D। तो पहली चीज जो मुझे पता होनी चाहिए वो क्या है, वो ये है कि ईएमएफ AB में और वही ईएमएफ CD में, ये दोनों तो आ जाएंगे जीरो। मोशनल ईएमएफ में वेलोसिटी अगर लेंथ के अलोंग है तो वहां पर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती। मेरे पास आएगा कहां पर, AD में आएगा और BC में आएगा। तो मैंने बोला कि देख भाई, मान लेता हूं कि जो AD है, इस AD वाले में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है कुछ मान लेते हैं कितनी होगी, B0 मान लेते हैं। तो यहां कितनी आएगी, यहां होगी इससे कुछ कम, कितनी कम, देखो भैया 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर कम हो रही है, तो 12 सेंटीमीटर में कितनी हो जाएगी, उसमें हो जाएगी B0 में से माइनस 12 इंटू 10⁻³ टेस्ला, यानी कि ये आ जाएगा 12 इंटू 10⁻³ ये आ रहा है मेरे पास चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर जो कम हुआ, यहां पर B0 टेस्ला और यहां पर B0 माइनस 12 इंटू 10⁻³ टेस्ला। क्या मैं इस वजह से ईएमएफ निकाल सकता हूं, यस, वो होता है B इंटू V इंटू L। लेकिन साथ में डायरेक्शंस भी निकाल लेते हैं कि भैया V इधर, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, मैग्नेटिक फील्ड है पॉजिटिव z डायरेक्शन में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड मुझे दी हुई है बाहर की तरफ, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, हर जगह पर ऐसा ऐसा बाहर की तरफ होगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बाहर की तरफ है, दैट मींस मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि देख भाई V इधर, V क्रॉस B है ना, V क्रॉस B बाहर, ये यानी कि जो पॉजिटिव आएगा वो यहां पर नीचे C की तरफ आएगा और जो नेगेटिव आएगा वो इधर B की तरफ आएगा। इसमें भी पॉजिटिव D की तरफ और नेगेटिव A की तरफ। तो भैया जो नेट आएगा वो तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, क्योंकि दोनों में ही बैटरी अगर मैं लगा दूं तो वो बैटरी कैसी लगेगी, ये रही एक बैटरी और ये रही एक बैटरी, यहां पर B कम है वहां पर B और कम है, तो यहां का ज्यादा हुआ, फिर तो E1 यहां बोल देता हूं मैं, E2 यहां बोल देता हूं मैं, जो E नेट आने वाला है वो होगा मेरे पास E1 माइनस E2। तो जरा देखो वैल्यूज निकालता हूं मैं तो सीधा सीधा भैया, मैं बोलूंगा जो E1 आएगा वो कितना आएगा BVL, B कितना है B0 V इंटू L, और जो E2 आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा B0 माइनस 12 इंटू 10⁻³ जो कि टेस्ला में है इंटू V इंटू L। ठीक बात है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मेरे पास E नेट आएगा साफ साफ दिख रहा है मुझे, E1 माइनस E2 करूंगा और E1 माइनस E2 करने पर मुझे मिलेगा कितना, 12 इंटू 10⁻³ इंटू V इंटू L। फटाफट वैल्यू रखो, 12 इंटू 10⁻³ बेटा वेलोसिटी कितनी है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है ना, तो 5 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड आ गया। ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो यानी कि यहां पर भी कितना आ गया 5 इंटू 10⁻², यानी कि नेट मेरे पास आता हुआ दिख रहा है कितना 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 5 कितना, अरे 300 और कितना इंटू 10⁻³ माइनस 2 2 2 4 4 3 7, तो ये मेरे पास आ गया ईएमएफ वोल्ट में। चलिए भैया नेक्स्ट अगली चीज कौन सी होगी,
अगली चीज होगी रेट की वजह से, यानी कि जो अगला ईएमएफ आएगा ई डैश बोल देता हूं उसे मैं, वो होगा कितना, वो होगा ए डीबी बाई डी टी, है ना भैया। अभी तो मैं मैग्नीट्यूड की बातें कर रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव से मुझे कोई मतलब नहीं है। एरिया कितना, एरिया होगा इसका 12 into 5, रेक्टेंगल है, 12 into 5 यानी कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यानी कि याद आएगा 60 into 10 to the power -4, और डीबी बाई डी मुझे दिया हुआ है 10 to the power -3, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 60 into 10 to the power -7, ये भी वोल्ट में। अब बात आती है डायरेक्शन की, तो जरा मुझे बताओ E1 माइनस E2, E1 ज्यादा E2 कम, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाएगा, यानी कि यहां पर जो EMF आ रहा है दिस इज ACW एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और अगर मैं वहां देखूं तो भाई मुझे पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, डॉट बाहर की तरफ, और कैसी हो रही है, वो डिक्रीजिंग है। तो अगर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है तो जरा मुझे बताओ, अगर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कम हुई तो इंड्यूस करंट तो ऐसा आएगा जो कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाए, और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ेगी, एंटी क्लॉकवाइज करंट की वजह से, यानी कि इसका जो करंट आएगा वो भी कैसा सेंस में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो जरा मुझे बताओ, जल्दी से बताओ कि जो मैं नेट ईएमएफ निकालूंगा ई नेट, क्या वो दोनों का सम आएगा, क्या वो 300 into 10 to the power -7 में प्लस किसको 60 into 10 to the power -7, क्या मेरे पास 360 into 10 to the power -7 आया क्या, है ना। ये मेरे पास आ रहा है वोल्ट, इतना ईएमएफ मेरे पास आया नेट। इस पूरे कार्यक्रम में इतना ईएमएफ मेरे कॉइल में इस लूप में इंड्यूस हुआ होगा। फिर मुझे पूछी गई है पावर और मुझे दी गई है रेजिस्टेंस, तो भाई अगर मेरे पास ई आ गया तो क्या मैं पावर निकाल सकता हूं, यस ई स्क्वायर बाय आर। आओ जरा निकालते हैं, लो भैया पावर निकालना है, पावर इज ई स्क्वायर बाय आर, जल्दी से बताओ ई कितना, 360 into 10 to the power -7, तो ये आ गया 360 into 10 to the power -7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, कितना दिया हुआ है 6 ओम, और मुझे निकालना है 10 to the power -9 में। ले भाई 6 ओम, फटाफट सॉल्व करो। क्या मैं 36 लिख दूं यहां पर, तो 36 into 36 डिवाइडेड बाय 6, ध्यान देना एक पावर कम 10 to the power -6 की पावर 2 10 to the power -12, है ना। फिर ये कितना आ गया 6 टाइम्स, चलो बताओ 6 36 और 216 into 10 to the power -12 वॉट, ये आ रहा है मेरे पास। और अगर मुझे 10 to the power -9 में लेके आना है तो मैं क्या कर दूंगा, मैं 10 to the power -9 में लाने के लिए यहां से कुछ पावर्स को चेंज करूंगा, -9 ना, यानी कि 3 कम करना है, तो 1 2 3 0.216 आ गया भैया, 0.216 into 10 to the power -9 वॉट। अरे होगा कोई समस्या, इस तरह से मैं इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करूंगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, मजे आएंगे भाई। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है मुझे, अगला क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा अच्छे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, और जेईई में आते रहता है ये क्वेश्चन। तो मुझे बोला गया कि ऐसे एक लूप है, ऐसे एसीडी एक सेमी सर्कुलर लूप है ऐसा, और ये ऐसे घूम रहा है, कभी बाहर रहता है कभी अंदर रहता है, इस तरह से बाहर अंदर होता रहता है ये, और रीजन 2 में जब जाता है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड से मिलती है। तो मुझे बोला गया है कि उसमें जो ईएमएफ और करंट आएगा उसका एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर लो भाई, मतलब ये मुझे बता दो कि किस टाइम पे कितना कितना ईएमएफ है, कितना कितना करंट है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर ईएमएफ आ गया तो रेजिस्टेंस से डिवाइड करके, ये है ना आर, रेजिस्टेंस से डिवाइड करके करंट तो आ ही जाएगा। अब बताओ कैसे करूं इसे मैं। देखो इसको करने के लिए मैं क्या सोचता हूं, मैं पहले एक ऐसा एरिया निकालता हूं जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड ये मान लिया इस एरिया में दी हुई है ना। लो भाई ये यहां पर मैंने ले लिया इतनी जगह में मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, ठीक। अब क्या किया जाए, इसे थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, मजे आएंगे। ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड, अब ये मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, और कांस्टेंट है, मजे की बात ये है, वेरिएबल तो है ही नहीं है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। जो मेरा लूप है वो लूप मान लिया किसी टाइम टी में कुछ आधा अंदर आधा बाहर होगा, तो ऐसा बोल देते हैं कि वो जो लूप होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा, ये ऐसा सेंटर यहां पर है, और है ना भाई, थोड़ा सा अजीब सा शेप बन गया, फिर से अब थोड़ा ठीक दिख रहा है। अब इस लूप में मान ले किसी टी टाइम में, देखो ओमेगा की स्पीड से टी टाइम में कितना एंगल आएगा अंदर, दिस विल बी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, है ना। क्या मैं निकाल सकता हूं कितना एरिया आ रहा होगा यहां पर, कवर कितना एरिया होगा, ये वाला एरिया
ये वाला एरिया कितना होगा, है ना। तो दिस एरिया विल बी, मुझे पता है भाई, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं मैं तो, कि मुझे ये पता है कि जब 2 पाई एंगल होता है पूरा का पूरा, तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो जब एंगल थीटा होगा उसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो आर स्क्वायर बाय 2, तो थीटा इंटू आर स्क्वायर बाय 2। बोल भाई क्या मैं सोच पा रहा हूं मैं। इसका मतलब किसी भी टाइम पर एरिया कितना होगा, तो एरिया मेरे पास आ जाएगा भाई ये थीटा आर स्क्वायर बाय 2। और उस केस में अगर मैं किसी भी समय पर फाई निकाल दूं, मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल दूं, तो वो हो जाएगा मेरे पास बी थीटा आर स्क्वायर बाय 2। क्या ये मैं सोच पा रहा हूं, ये मेरे पास आ गया फ्लक्स। अब अगर मेरे पास फ्लक्स है और मुझे निकालना है ईएमएफ, तो मुझे पता है, क्या पता है मुझे, कि ईएमएफ की वैल्यू होती है माइनस डी फाई बी बाई डी टी, है ना। यानी कि मैं तो लिखूंगा, देखो भैया कांस्टेंट कौन, बी कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, 2b बाहर निकालो, अंदर कौन बच गया, डी थीटा बाई डी टी। और डी थीटा बाई डी टी कितना होता है भैया, डी थीटा बाई डी टी होता है ओमेगा। ये मेरे पास आ रहा है फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ ईएमएफ। देख पा रहे हो क्या, जरा जल्दी से बताओ, कांस्टेंट है वेरिएबल है, कांस्टेंट है ना। मजे की बात ये कि ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, ये हमने जानबूझ के लगाया वहां पर, मॉडिफाइड लॉ लगाया है। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जब ये अंदर आएगा तो जरा मुझे बताओ फ्लक्स बढ़ेगा या कम होगा, फ्लक्स बढ़ेगा। जितने टाइम ये अंदर आएगा उतने टाइम फ्लक्स बढ़ेगा। और अगर फ्लक्स बढ़ेगा किधर, अंदर की तरफ बढ़ेगा। अगर फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ेगा तो करंट ऐसा है जो कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लेकर आए, जिससे कि अपोज करे। तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, जब करंट ऐसा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, है ना। तो जितने टाइम ये अंदर आ रही होगी उतने टाइम में करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, ईएमएफ होगा एंटी क्लॉकवाइज। और जितने टाइम में ये वापस बाहर निकल रही होगी उतने टाइम में करंट होगा कैसा कैसा, जरा सोचो। जब ये बाहर निकल रही होगी उस समय पर फ्लक्स कम हो रहा होगा, तो करंट ऐसा है जो कि फ्लक्स को बढ़ाए, और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाने पर ही फ्लक्स बढ़ेगा। इसका मतलब उस समय पर करंट आ रहा होगा क्लॉकवाइज। तो मैं बोल सकता हूं क्या, कि व्हेन, जब हमारा लूप एंटर कर रहा होगा, व्हेन लूप इज एंटरिंग, एट दैट टाइम हम लोग बोल सकते हैं कि जो करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी, एंटर करने के टाइम पर फ्लक्स बढ़ेगा अंदर की तरफ, करंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इंडक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज। और मैं बोल सकता हूं क्या, कि जब ये एग्जिट कर रहा होगा, बाहर जा रहा होगा, उस टाइम पर करंट या फिर ईएमएफ जो भी होगा उसका इंडक्शन कैसा होगा, उसको इंड्यूस करना होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बोल भाई, तो अगर मैं करंट का और ईएमएफ का एक्सप्रेशन बना दूं तो मैं बोल सकता हूं कि देख भाई, ईएमएफ तो ये आ गया, अगर करंट निकालना हो तो क्या करूंगा, करंट निकालने के लिए इस ईएमएफ में से रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दूंगा। यानी कि मेरे पास आ जाएगा माइनस बी आर स्क्वायर ओमेगा बाय 2। प्लस माइनस से मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मैं ऑलरेडी डायरेक्शन डिफाइन कर चुका। तो जरा मुझे बताओ, अगर कोई मुझसे ईएमएफ या करंट का ग्राफ पूछ ले तो ग्राफ कैसा बनाऊंगा। देख भाई, कांस्टेंट ग्राफ, लेकिन हर आधे टाइम के बाद में वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि आधे टाइम वो लूप अंदर जा रहा होगा और आधे टाइम वही लूप बाहर आ रहा होगा। यानी कि ऐसा, कुछ समय के बाद में ऐसा, फिर कुछ समय के बाद में ऐसा, और फिर कुछ समय के बाद में ऐसा। अच्छा, ये कब तक रहेगा ऐसा, जब तक कि वो अंदर आ रहा होगा। कब तक आएगा, जब तक कि, जरा सोचो, ये कब तक अंदर आएगा, जब तक कि भैया ये पूरा इधर ना हो जाए, यानी कि आधा टाइम यानी कि ये अगर 0 है तो ये हो जाएगा t/2, फिर ये t, फिर ये 3t/2, और ऐसे चलता रहेगा। जहां पर t की वैल्यू कितनी, जहां पर t की वैल्यू होगी 2π/ω, और जहां पर इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू हमारे पास होगी, अगर ईएमएफ है तो b⍵r²/2, और अगर करंट है तो b⍵r²/2 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। तो इस तरह से हम लोग जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर फैराडे लॉ के बनते हैं उन्हें बहुत आसानी से, शानदार तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दो ही चीजें हैं, वैल्यू कैसे निकालना है, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कैसे निकालना है। और हमने इन क्वेश्चंस में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों देखने की कोशिश करी है। तो मुझे आशा है कि आप लोग ऐसे और भी क्वेश्चंस करेंगे, और जहां पर जैसी भी डिफिकल्टी आए बिल्कुल बेसिस से जाकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट।